नमस्कार। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास के लघुत्तरीय प्रश्न आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं और सारे प्रश्नों पर अच्छी तरह से व्याख्या की जाएगी। आप लोगों को पूरे प्रश्न पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न पर क्रमबद्ध तरीके से सरल भाषा में उसकी व्याख्या की जाएगी। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि संसाधन से क्या आशा है, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसमें दो प्रश्न पूछ रहा है, एक तो संसाधन से क्या आशा है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम संसाधन से क्या आशा है। आइए जानते हैं उत्तर क्या है। कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। मतलब कि जब जैसे कोई वस्तु या तत्व है वह तभी संसाधन कहलाएगा जब मनुष्य को उसकी आवश्यकता पड़े और मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे, तो वह क्या कहलाता है, संसाधन। ठीक है। अब जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्यों व अन्य जीवों की प्यास बुझती है, खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यकता होता है। जल क्या है? जल एक संसाधन है क्योंकि मनुष्य को इसकी आवश्यकता होती है। जल की क्या होती है? मनुष्य को आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ द्वारा दोहराया गया है कि इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वे क्या है? सभी संसाधन हैं। ये हो गई आपकी परिभाषा। अब है महत्व। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। जो संसाधन है वे मानव जीवन को कैसा बनाते हैं? सरल बनाते हैं। आगे है आदि काल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। जो आदि काल माने पुराने काल में, आदि काल में मानव किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। उस समय क्या नहीं थे? कोई संसाधन नहीं थे, इस प्रकार वह किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन आज के समय में देखते हैं धीरे धीरे मानव ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। जब फिर धीरे धीरे मानव ने अपनी बुद्धि के द्वारा प्रकृति के तत्वों को, जो प्रकृति के तत्वों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या बनाए? संसाधन बनाए। और संसाधन बनाए और उसका उपयोग अपने जीवन में क्या किया? उपयोग किया। ठीक है। आज विश्व के वे राष्ट्र अधिक उन्नत व संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन है। मतलब कि पूरे विश्व में वे देश अधिक उन्नत और संपन्न माने जाते हैं जिनके पास क्या है? संसाधन है। और आज संसाधन हमारी प्रकृति के सूचक बन गए हैं। आज संसाधन क्या है? हमारी प्रकृति के सूचक बन गए हैं। इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। संसाधनों का क्या है? हमारे जीवन में बड़ा महत्व है क्योंकि वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं पहले नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को समझेंगे। पहले नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ये तो किताबी भाषा होगी। अब अपनी भाषा में समझेंगे कि नवीकरण का मतलब होता है जिनको हम पुनः उत्पन्न कर सकें, द्वारा बना सकें। वे क्या है? उसको क्या करें? नवीकरण। इसी प्रकार वे संसाधन जिनको हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। वे क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है। अब है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन है कि इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है।
आणविकरण संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं कि जिनका उपयोग करते करते नष्ट हो जाए और उनको द्वारा उत्पन्न करने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। यदि हमको द्वारा उत्पन्न करना पड़ेगा तो बहुत मेहनत लगेगी और कई लाखों साल बीत जाएंगे। वे कौन से संसाधन है? आणविकरण संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रचुरता का अर्थ होता है कि एक संसाधन की तो मात्रा अधिक है लेकिन दूसरे संसाधनों की कमी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। क्या हम इस कथन से सहमत हैं? तो फिर हमको दर्शाना पड़ेगा कि वे प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पहला में लिखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल संसाधन क्या पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में जल संसाधन पाया जाता है, लेकिन परंतु मूल विकास की कमी है। वहाँ पर मूल विकास की क्या है? कमी है। एक तरफ तो जल संसाधन अधिक है लेकिन मूल विकास की कमी है। अब दूसरा राजस्थान। राजस्थान राज्य में क्या है कि राजस्थान में पवन व सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की क्या है? बहुतायत, मतलब अधिक है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। ठीक है, वहाँ क्या है? जल संसाधनों की कमी है। इसी प्रकार लद्दाख में नंबर 3 में लिखने के लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। यहाँ पर किसकी कमी है? जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। अधिक क्या है? यहाँ का शीत मरुस्थल अन्य देश के अन्य भागों से अलग थलग है। मतलब यहाँ का शीत मरुस्थल अच्छा है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी, यहाँ सांस्कृतिक विरासत का धनी भी है, लेकिन कमी क्या है? जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छेद का से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको इमेज के द्वारा दिया जाएगा और जो इमेज है यह हम अलग से लेकर आए हैं। आपको टेंशन नहीं करना है कि कहीं ये इमेज हमको बनाने के लिए नहीं आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको केवल उत्तर याद करना है। आइए उत्तर जानते हैं कि मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले उदाहरण काट को मृदा परिच्छेद का कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेद क्या कहते हैं। जो मृदा मतलब मिट्टी की जो परतें हैं, आपकी जो आप परतें देख रहे हैं, यहाँ 4 परतें हैं, 1 2 3 4। इन परतों को क्या कहते हैं? मृदा के परतों के विन्यास को क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, अब हम इनकी परतें बाई परतें देखेंगे, इमेज में भी समझाने का प्रयास करेंगे। कि पहली परत है ऊपरी परत को ऊपरी मृदा कहते हैं। जो आप ये पहली परत देख रहे हैं यह ऊपरी मृदा है जहाँ पर हम खेती करते हैं। देख रहे आप हमारे ये छोटे छोटे पौधे वगैरह लगे हैं, वो क्या है? पहली परत है। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी मृदा कहते हैं। ठीक है, दूसरी परत को उपमृदा कहते हैं। दूसरी परत को जो ऊपर से नीचे की जो दूसरी परत है ना, जो यहाँ पर जल टाइप का भरा है, छोटा छोटा जे डॉट डॉट टाइप के हैं, इसको कहते हैं दूसरी परत को उपमृदा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपमृदा कहते हैं। तीसरी परत को अपक्षवित मृदा या चट्टानी पदार्थ कहते हैं। जो तीसरी परत है ये अपक्षवित सेल है, सेल माने चट्टाने होती हैं। जो अपक्षित मृदा है ये तीसरी परत है। ठीक है, आप इसमें देखिए इमेज में। और इसकी और चौथी परत में मूल चट्टाने होती हैं। जो सबसे नीचे की परत होती है उसमें क्या होते हैं? मूल चट्टाने होती हैं, मतलब प्योर चट्टाने होती हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। जो ऊपरी परत है वह क्या है? वास्तविक मृदा की परत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थों का पाया जाना है।
आप देख रहे हैं कि जो ऊपरी परत है इसमें क्या पाया जाता है, ह्यूमस और जैव पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम खेती अच्छी तरह से अच्छी उपजाऊ खेती प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ऊपरी परत को। अब आगे है दूसरी परत में उपमृदा होती है। दूसरी परत में कौन सी मृदा होती है, दूसरी परत में उपमृदा होती है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। और तीसरी परत में अपक्षय मूल चट्टानें पदार्थ हैं तथा चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ बोरिंग होती है, तो जब बोरिंग होती है तो पहले क्या आती है, छोटी छोटी बढ़िया कट के मिट्टी आती है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी आती है, तो वह कौन सी परत हो गई, पहली परत हो गई। जब हम और बोरिंग करते जाते हैं, जब अपन 60-70 फुट पर पहुंचते हैं, कहीं अलग अलग फुट पर निकलता है ऐसा कि और नीचे जाते हैं, तो जब दूसरी परत लगती है तो उसमें क्या निकलता है कि दूसरी परत में कहाँ है इसकी पर ह्यूमस दूसरी परत को उपमृदा का, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी निकलती है। दूसरी परत में क्या होती है, बालू निकलने लगती है, चिकनी मिट्टी निकलने लगती है। तीसरी परत में अपक्षय मूल चट्टानें पदार्थ होते हैं, जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टान के बाद तीसरी परत है। और जैसे और नीचे बोरिंग करते जाते हैं तो उसमें मूल चट्टानें निकलती रहती हैं, जैसे खूब धुआं निकलता है वहाँ पर क्या है, मूल चट्टानें हैं। ठीक है, इस प्रकार का आपका यह क्वेश्चन समाप्त। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। तो आइए जानते हैं जलोढ़ एवं काली मिट्टी में क्या अंतर है। एक साइड लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी, एक साइड लिखेंगे काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। और काली मिट्टी का रंग, यह मिट्टी काले रंग की होती है। काली मिट्टी होती है जो वो काले रंग की होती है। नंबर दूसरा, नदियों बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। मतलब कि जो नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो मिट्टी जाती है वह कौन सी मिट्टी कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने लावा द्वारा होता है। जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलती है वह काली मिट्टी कहलाती है। नंबर तीसरा, यह देश की भूमि के 40% भाग में फैली हुई है और दक्षिण भारत में महानदी, गोदावरी और कृष्ण कावेरी नदियों के डेल्टा में यह मिट्टी पाई जाती है। किस किस नदियों में पाई जाती है, नदियां याद करना है आपको, गोदावरी, कृष्ण कावेरी नदियों की डेल्टा में यह मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी, यह देश की भूमि के 18.5% भाग में फैली हुई है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। इसमें आपको याद करना है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है कौन सी, काली मिट्टी। अब हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है। किस मिट्टी में होता है, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस तथा चूने का अंश अधिक होता है। और काली मिट्टी में इसमें मैग्मा के अंश, लोहा व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। काली मिट्टी में क्या क्या होता है, लोहा व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। ये रहा जलोढ़ मिट्टी जो काली मिट्टी। अब हम इसको याद कैसे करेंगे कि जलोढ़ मिट्टी के फैक्ट याद कर लेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पाई जाती है। और काली मिट्टी को इसी प्रकार याद करेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। आपको इतना याद करना है तो आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएगा। बहुत बहुत